नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि सच में अपने हाथों से एक पूरे प्रदेश को गढ़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की। चलिए एक छोटे से किस्से से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 28 जनवरी 1977। जरा सोचिए, शिमला का बस स्टैंड और एक साधारण सी रोडवेज बस में एक बुजुर्ग सवार होते हैं। उन्हें अपने गांव जाना था, सिरमौर के चन्नाहल। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो थे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री, जो अपना पद छोड़ने के ठीक बाद एक आम बस में बैठकर अपने घर लौट रहे थे। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री जिसने एक पूरे प्रदेश की नींव रखी, वो इतनी सादगी से सब कुछ छोड़कर एक आम बस में घर चला गया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें उनकी पूरी जिंदगी के सफर को समझना होगा। तो चलिए उनके सफर को एकदम शुरू से देखते हैं। उस बस में बैठे बुजुर्ग को समझने के लिए हमें पहले उस जज को जानना होगा जो वो कभी हुआ करते थे। 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के चोनाहाल गांव में जन्मे यशवंत सिंह परमार पढ़ाई में बहुत होशियार थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी। लाहौर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से ऊंची डिग्रियां लेकर 1941 तक वो सिरमौर रियासत में डिस्ट्रिक्ट जज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर पहुंच चुके थे। अब देखिए, परमार साहब एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ थी जज की आरामदायक नौकरी, मतलब राजशाही की सेवा और एक सुरक्षित भविष्य, और दूसरी तरफ था प्रजामंडल का संघर्ष, यानी देश की आज़ादी की लड़ाई और एक ऐसा भविष्य जिसका कुछ अता पता नहीं था। जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। 1943 में जज के पद से इस्तीफा देकर वो पूरी तरह से आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े, जिसकी वजह से उन्हें सिरमौर रियासत से निकाल तक दिया गया था। खैर, देश आज़ाद हुआ और अब परमार साहब के सामने एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती थी। बिखरी हुई पहाड़ी रियासतों को एक साथ लाना और एक नए प्रदेश को जन्म देना। यहीं से हिमाचल के बनने की कहानी शुरू होती है। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। सुखेत सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलनों और सरदार पटेल की सूझबूझ के बाद लगभग 31 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार हुईं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अप्रैल 1948, जब इन सारी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश नाम का एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। शुरू में इसमें सिर्फ 4 जिले थे: चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। परमार साहब का संघर्ष यहां रुका नहीं, बल्कि अब तो और भी बढ़ गया था। 1952 में वो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल का दर्जा घटा दिया, उसे फिर से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और मुख्यमंत्री का पद ही खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सालों के लंबे संघर्ष के बाद 1963 में विधानसभा फिर से बनी और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। और आखिरकार 1971 में उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया। प्रदेश तो बन गया था, लेकिन अब उसे तरक्की की राह पर लाना था। मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर परमार का विजन एकदम साफ था और उसकी नींव सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी। ये एक बात उनके पूरे विजन को बता देती है। जब योजना आयोग ने उनसे हिमाचल के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें मांगी, तो जानते उनका जवाब क्या था? सड़क, सड़क और सड़क। वो अच्छी तरह जानते थे कि पहाड़ों की तरक्की का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सड़कों से होकर ही गुजरता है। सड़कें ही पहाड़ों की असली भाग्य रेखा थीं। और इसका नतीजा देखिए, जब परमार जी ने काम संभाला था, तब पूरे प्रदेश में सिर्फ 250 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं, सिर्फ 250। और आज ये आंकड़ा 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसकी नींव किसी और ने नहीं, डॉक्टर परमार ने ही रखी थी। उनकी दूर की सोच का एक और बेहतरीन उदाहरण था 1972 का भूमि सुधार कानून। वो जानते थे कि जैसे जैसे सड़कें बनेंगी, बाहरी लोग हिमाचल आएंगे, इसलिए प्रदेश की जमीन और संसाधन यहाँ के लोगों के लिए ही सुरक्षित रहें। इसके लिए उन्होंने ये कानून बनाया। इस कानून के तहत कुछ खास मामलों को छोड़कर हिमाचल में खेती की जमीन सिर्फ हिमाचली ही खरीद सकते हैं। चलिए अब हम वापस उसी बस स्टैंड वाले सीन पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उनका इस्तीफा। आखिर 1977 में ऐसा क्या हो गया था कि हिमाचल के निर्माता को ही अपना पद छोड़ना पड़ा? इसके पीछे 2 मुख्य वजह बताई जाती हैं।
पहली कि वो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की नीतियों से खुश नहीं थे, निराश थे। और दूसरी वजह, जिसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, वो था दिल्ली की राजनीति में संजय गांधी का बढ़ता हुआ असर। ऐसा कहा जाता है कि संजय गांधी की नज़र में परमार साहब फिट नहीं बैठ रहे थे और वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसीलिए परमार साहब ने किसी दबाव में आने के बजाय खुद ही पद से इस्तीफा दे दिया। पद तो चला गया, लेकिन जो विरासत वो छोड़कर गए वो आज भी हिमाचल की पहचान है। उनकी विरासत सादगी की है, ईमानदारी की है और सबसे बढ़कर दूर की सोच की है। आप जरा इसे देखिए, 1981 में जब उनका निधन हुआ तो इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके बैंक खाते में जानते हैं कितने पैसे थे? सिर्फ 536 रुपए। बस यही एक आंकड़ा उनकी पूरी जिंदगी की ईमानदारी की गवाही देता है। वो परिवारवाद की राजनीति के भी सख्त खिलाफ थे। वो हमेशा कहते थे कि नेता का बेटा नेता नहीं बनना चाहिए, और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, इसे जीकर भी दिखाया। उनके जीते जी उनके परिवार से कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं आया। और यहीं पर आके एक सवाल मन में उठता है, आज की राजनीति के दौर में जहां सादगी और ईमानदारी मिलना मुश्किल होता जा रहा है, डॉक्टर परमार जैसे नेता, उनकी दूर की सोच और उनके सिद्धांत आज कितने प्रासंगिक हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है।